Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी 3 दिसंबर 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सीओपी जलवायु सम्मेलन दुबई में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो की मुलाकात। सिल्किया सुरंग से 41 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और फर्जी खबरें सच्ची खबरों को खत्म कर देती हैं, सीजेआई चंद्रचूड़। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ शुक्रवार शाम भारत रवाना हो गए। यह दिन विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में संबोधन और द्विपक्षीय बैठकों वाला रहा। साथ ही ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की गई। ईओ ने पोस्ट किया कि COP28 संयुक्त अरब अमीरात शिखर सम्मेलन के लिए दुबई की एक सार्थक यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छ और हरित विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन से विभिन्न नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। क्वात्रा ने कहा कि मोदी बेहद सफल और सार्थक दौरे के बाद भारत रवाना हुए हैं। मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। मोदी ने विश्व के अन्य नेताओं के साथ भी बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और जलवायु, वित्त पोषण एवं आसन्न परमाणु सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। मोदी मैक्रों की मुलाकात यहाँ COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन से हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने जलवायु कार्रवाई, जलवायु वित्त पोषण, खेल, ऊर्जा, रक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग सहित कई क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया कि दुबई में अपने अच्छे मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत हमेशा की तरह सार्थक रही। मैं भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने के उनके उत्साह की प्रशंसा करता हूँ। फ्रांसीसी परमाणु ऑपरेटर EDF ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी कि उसने जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की स्थानीय सामग्री को अधिकतम करने का अवसर तलाशने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तराखंड की सिल्किया सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल बचाए जाने के कुछ दिनों बाद एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि निर्माण के दौरान सुरंगों के धंसने की छोटी घटनाएं होती हैं, जिन्हें निर्माण कार्य के दौरान ही ठीक कर लिया जाता है। सिल्किया सुरंग के एक हिस्से के ढहने से उसमें फंसे 41 श्रमिकों को बचाव दल ने मंगलवार को बाहर निकाल लिया था। ये श्रमिक निर्माणाधीन सिल्किया सुरंग के प्रवेश द्वार से 200 मीटर अंदर फंसे थे।
बचाव अभियान में कई एजेंसियां शामिल हुईं और यह अभियान लगभग 17 दिनों तक आशा और निराशा के बीच जारी रहा। उत्तराखंड में 4 किलोमीटर लंबी सिलक्यार सुरंग परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के निदेशक अंशु मनीष खलखो ने कहा कि जब भी कोई सुरंग बनाई जाती है तो उसके हिस्से के ढहने की छोटी छोटी घटनाएं सामान्य बात है। जब भी ऐसा होता है हम उसे ठीक करते रहते हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि फर्जी खबरों के प्रसार से सच्ची जानकारी दब जाती है और गलत सूचना में लोकतांत्रिक चर्चा को कमजोर करने की ताकत होती है। डिजिटल युग में नागरिक स्वतंत्रता को कायम रखना, निजता, निगरानी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति विषय पर 14वें न्यायमूर्ति VM तारकुंडे स्मृति व्याख्यान में CJI ने कहा कि फर्जी खबरों का लक्ष्य समाज के मूलभूत तत्वों अर्थात सत्य की स्थिरता को नष्ट करता है। CJI ने कहा कि प्रसार के पैमाने के आधार पर फर्जी खबरें सच्ची जानकारी को खत्म कर देती हैं, जिससे विमर्श का चरित्र सच्चाई की जगह सबसे तेज आवाज से दब जाता है। उन्होंने कहा कि इसलिए दुष्प्रचार में लोकतांत्रिक चर्चा को हमेशा के लिए खराब करने की शक्ति होती है, जो स्वतंत्र विचारों के बाजार को नकली कहानियों के भारी बोझ के नीचे पतन की ओर धकेल देती है। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 64,045 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। US डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 22 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपए 48 पैसे। घरेलू बाजारों में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन तेजी जारी रही। अनुकूल आर्थिक आंकड़ों और विदेशी कोषों की आवक जारी रहने के बीच निफ्टी शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। BSE का 30 शेयर वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 308 अंक बढ़कर 67,296 अंक पर बंद हुआ और निफ्टी 96 अंक चढ़कर 20,245 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण न्यूज कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूं, आपकी सेवा में हाजिर। और आज का कार्यक्रम में हमारे गेस्ट होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हम परिचय कराना शुरू करेंगे भजन के बाद। और इसके अलावा हम आपको शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र के कुछ गाने भी सुनाएंगे इस उपलक्ष्य में कि उनका जन्मदिन दोनों 8 दिसंबर को हुए थे, तो हमने सोचा कि उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाएगी। उनके बारे में थोड़ा सा रोचक बातें भी आपको बताई जाएंगी। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का विचार। आपका आहार केवल वही नहीं है जो आप खाते हैं, यह वह है जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं। जिन लोगों के साथ आप घूमते हैं उन चीज़ों के प्रति सचेत रहें जो आप भावात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से अपने शरीर में डालते हैं। श्री रामचंद्र
Radio 2098.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. दोस्तों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं अपने मेहमान से। वर्तमान में सिडनी निवासी न्यू साउथ वेल्स के यातायात विभाग से वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त संजय अग्नेत्री मूलतः उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर से हैं। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी भोपाल द्वारा साहित्य सम्मान से सम्मानित व उच्च शिक्षा प्राप्त श्री संजय अग्नेत्री रहस्य, रोमांच और अपराध जगत पर उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त हैं।
ये छोटी सामाजिक समस्याओं पर कहानियाँ, व्यंग और कविताएं तथा दुरूह व पुरानी गंभीर समस्याओं पर उपन्यास लिखते हैं। 4 उपन्यास, एक कथा संग्रह, विभिन्न साझा संकलनों के अतिरिक्त अपने 21वीं सदी के तदयुगीन 21 महत्वपूर्ण कवियों के संकलन में प्रतिष्ठा पाई है। तो संजय जी, आपका दर्पण हिंदी रेडियो में स्वागत है। प्रदीप जी, आपका और दर्पण रेडियो का और सभी श्रोताओं का हृदय से आभार और इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपका इंट्रोडक्शन तो इतना लंबा था कि मैं अगर उसे पढ़ता चला जाता। नहीं, काफी है। कार्यक्रम उसी में निबट जाता। लेकिन ये है कि मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे ही पूछ लेंगे। ये जरा नवाजी है आपकी। आप रायबरेली से हैं। रायबरेली पॉलिटिकल सीन में काफ़ी एक्टिव रहा है। हाँ। तो आप, हम इसी बात से शुरू करते हैं कि आपका कुछ राजनीति में दखल है? नहीं जी, मेरा नहीं है राजनीति में कोई दखल, लेकिन हाँ, रायबरेली के बैकग्राउंड के बारे में मैं बता सकता हूँ आपको, कि राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कि रायबरेली से फिरोज गांधी एमपी हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी फेमस हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए, और उसके लिए बिल्कुल वही प्रतिरूप था उनका भी। अच्छा। बहुत ही शानदार, खड़े होके प्रधानमंत्री से कुछ भी कह देना बगैर ये सोचे कि हम, वो तो उनके मतलब हुई थे, कहना चाहिए दामाद थे। बिल्कुल। उसके बावजूद वो आदमी ने कभी भी, उस आदमी ने इस बात के से पीछे, सच्चाई से पीछे नहीं हटा। और जो पहला स्कीम, फाइनेंशियल स्कीम हुआ था, उसका भंडाफोड़ फिरोज गांधी ने किया था उस जमाने में। अच्छा। हिम्मत आप देखें नेहरू जी के सामने। बहुत ही और उसी इंसान की जो बनाई हुई जो दुनिया है रायबरेली की, उसी की वजह से इंदिरा जी ने जीतना शुरू किया। अदरवाइज इंदिरा जी को कोई नहीं उतना जानता था, नेहरू जी की बेटी होने के बावजूद। लेकिन फिरोज गांधी को लोग इतना मानते थे कि इंदिरा जी को वोट देने लगे थे। अच्छा, तो फिरोज गांधी सीन से हट गए थे फिरोज गांधी की डेथ होने के बाद। अच्छा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन आपने कहा कि वो किसी से डरते नहीं है थे, तो अपने ससुर से तो कौन डरेगा, दामाद तो नहीं डरता। ये भी बात थी ना। नहीं, वो वैसे किसी नहीं डरता। पार्लियामेंट में भी लोग बताते हैं, उनकी किताब भी है एक। अच्छा। फिरोज गांधी के बारे में लिखी है दूसरे राइटर्स ने, और उसमें ये है साफ साफ कि अंदर भी जो है वो अपने गुट बना के बैठना, जितने विरोधी थे कांग्रेस के अंदर, जो विरोधी, और नेहरू जी अलाउड करते थे। अच्छा। नेहरू जी में ये खास बात थी कि वो विरोधी स्वरों को मुखर होने देते थे। अच्छा। अपनी पार्टी में भी और बाहर वालों को भी। और बाद में पार्टी वो भी कहते थे, जैसे अटल बिहारी जी ने एक बार बताया भी है कि उनसे कहा कि आज आप बहुत अच्छा बोले, जबकि उन्होंने विरोध किया था। अच्छा। तो वैसा प्राइम मिनिस्टर भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा संजय जी, अब आपके लेखन पर आ जाते हैं। आपके 4 उपन्यास आप लिख चुके हैं। हाँ। कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, आप गाते भी बहुत सुंदर हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत मधुर है। तो ये बताइए कि जो लेखन में मौलिकता है किस तरह की है, क्या वैरायटी है? बड़ा अच्छा आपने सवाल विषय उठाया है। एक्चुअली मौलिकता बहुत बड़ी समस्या है। आजकल बहुत से लोग शॉर्टकट पे चलने लगे हैं कि 10 कहानियाँ पढ़ ली। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक नॉवेल, बहुत फेमस नॉवेल है देवकीनंदन खत्री जी का। हाँ। चंद्रकांता, और उसके बाद फिर चंद्रकांता संतति, उसके बाद फिर भूतनाथ, फिर रोहतास मठ, पूरा एक सीरीज है। उतना बड़ा प्लॉट मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी में भी किसी ने लिखा है। अच्छा। हैरी पॉटर भी उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा वो है। तो उसमें उसी उपन्यास में जो पहला उपन्यास था, उसमें मैंने एक दिन यहाँ लाइब्रेरी से देखा कि एक उपन्यास किसी ने लिखा है अंधेरी नाम से। उसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, खाली वो सब पात्रों के नाम बदले हुए हैं और जगहों के नाम बदले हुए हैं। तो मौलिकता नहीं है हुआ है उसमें कुछ भी। तो लेखन के साथ सबसे जरूरी है, और कोई कमी नहीं है घटनाओं की और समस्याओं की। मैंने जो जैसे जितने उपन्यास लिखे हैं,
आप देखिएगा कोई दो उपन्यास एक जैसे नहीं है, कोई का दो का सब्जेक्ट एक जैसा नहीं है। उसको आप देख लीजिए, झूठे नाते को देख लीजिए, या आप अकेला अंग्रेज देख लीजिए, कहीं कोई आपस में मैच नहीं है, क्योंकि अलग अलग समस्याएं हैं, दुनिया भर का भरा हुआ है दिमाग में। आप लिखिए जितना लिखना हो, किसी की नकल करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये एक समस्या है, लोग जनरली क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ये बड़ा बढ़िया है, चलो इसी तरह का लिख देते हैं, वहाँ गड़बड़ होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने काफ़ी थ्रिलर लिखे हैं। एक्चुअली मैंने आपके उपन्यास पढ़े हैं। आपका जो लेटेस्ट सरबतिया उपन्यास है वो मैंने अभी शुरू नहीं किया है, उसे पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में आपसे चर्चा होगी। लेकिन आप जब ये इस तरह का उपन्यास लिखते हैं जिसमें कि सस्पेंस होता है, तो इसका प्लॉट पहले से आप बना लेते हैं या जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं उसी के हिसाब से आप उसके प्लॉट को बदलते रहते हैं? नहीं, हाँ, प्लॉट एक्चुअली बदलता रहता है, क्योंकि कहानी के बारे में जो मैंने महसूस किया है इतने सालों में, मैं लिखता हूँ जब मैं दर्जा 6 में पढ़ता था, तब से बहुत पहले से, तो मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि कहानी अपने आप को खुद लिखवाती है, अगर आप मौलिक लेखन कर रहे हैं तो। अच्छा, अगर जैसे आपने कोई समस्या देखी या कोई घटना देखी, जैसे ये सरबतिया है, ये एक राजस्थान बीकानेर की एक्चुअली रियल घटना पे आधारित है, तो उसमें जो है, तो वो घटना के अलावा जब आप लिखने बैठते हैं उसको, तो कहानी जो है खुद मोड़ लेती है, अगर आप ईमानदार हैं और आप वो नहीं कर रहे हैं तो जो मोड़ लेती है, वहाँ आप सच्चाई से उस तरफ मुड़ते जाएं तो अपने आप ठीक होता जाता है। आपने मुझे पता क्या दिला दिया, जो तुलसीकृत रामचरितमानस है उसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं ये मैंने नहीं लिखी है। हाँ। हनुमान जी आ जाते थे, मुझसे लिखवाते थे उस पर। हाँ, बस ऐसे ही है। आप भी उसी लाइन पर? वो अब मैं हनुमान जी तो मतलब कौन आता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कि कोई बताता तो है, ये तो पक्का है। कोई ना कोई कुछ है ऐसा जो बताता है, और जब कलम रुकती है तो वो इसीलिए रुकती है कि उस वक्त आपको वो सुनाई नहीं दे रहा होता जो वो बता रहा है। तो कलम रुक गई, अब 3 दिन रुकी हुई, आपकी समझ में नहीं आ रही, आप छटपटा रहे हैं कि कहानी अटक गई है, और या तो आप बेईमानी कीजिए कि आप कुछ भी लिख डालिए वहाँ पे। तो लेकिन कुछ भी लिखने वाले, फिर उसके बाद आदमी अगर ये जो कुछ भी लिखने वाला जो है वो अगर ये करता है शिकायत कि साहब मेरा लोग पढ़ते नहीं, तो वो उस लोगों की गलती नहीं है, वो उसी की गलती है, क्योंकि उसने जो है मनमानी की वहाँ पे। तो बस ये है। अच्छा, चलिए संजय जी, आपसे इस बारे में बात तो होती रहेगी, लेकिन आज हमारे 2 दिग्गज कलाकारों का के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिनका जन्मदिन 8 दिसंबर को हुआ है, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र। तो हम पहले आपको शर्मिला टैगोर के बारे में कुछ बता दें, उसके बाद उनके बारे में उनका एक गीत सुनाएंगे, जरूर। फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। जरूर। तो ये है, शर्मिला जी का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1944 में। अच्छा, इन्हें पुरस्कार मिले हैं वर्ष 1970 की फिल्म आराधना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1975 की फिल्म मौसम में उनके किरदार ने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1998 में उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वर्ष 2003 में उन्हें फिल्म अबर अरण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला। उन्हें वर्ष 2017 में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो ये तो थे शर्मिला जी के कुछ बैकग्राउंड, उनके पुरस्कार। शर्मिला टैगोर का जन्म और पालन पोषण हैदराबाद के एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने बचपन के कुछ साल कोलकाता में बिताए थे। शर्मिला टैगोर ने मात्र 13 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, और जब वो हिंदी फिल्मों में आई, कश्मीर की कली उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, और तो उससे उनको सक्सेस अधिक मिली। तो उसी फिल्म का एक गाना हम आपको सुनाते हैं।
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 तारीफ
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, संजय जी हमारे सामने बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। हम इनसे बात आगे बढ़ाएंगे और इनसे हम इनकी कुछ फिलॉसफी के बारे में, इनकी शायद ज़्यादा जानकारी है ज़िंदगी के बारे में, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि संजय जी, कहा जाता है कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। और अभी मैं एक्चुअली आपको एक बात और बता दूं कि मैं एक छोटी सी वार्ता सुन रहा था जिसमें ये था कि हम लोग सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जमा करते हैं और आखिर में हम शायद इस लायक भी नहीं रहते हैं कि उस जमा पूंजी को ठीक से एंजॉय कर पाएँ। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो बताइए कि खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, सबने देखा है। तो वो अपना भाग्य लेके आता है, तो खाली हाथ तो नहीं आता तो वो बहुत कुछ लेके है। उसको दुनिया भर की जो है वो असरफुल मखलूकात भगवान ने उसकी मुट्ठी में दी हुई होती है। बिल्कुल। तो वो बंद मुट्ठी आता है। तो पहली चीज़ तो ये गलत हो गई कि साहब खाली हाथ आते हैं। अच्छा, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं, पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये भी मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि साहब पुनर्जन्म नहीं होता और एक ही बार आया है वो आदमी, कभी कभी अकेला भी आएगा, एक बार भी आता है। जैसे कि चंद्रमा के जो अभिमन्यु जो पैदा हुआ था, वो चंद्रमा का लड़का था, वो पहली बार पैदा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो ऐसी कोई आत्मा ऐसी भी होती है जो फर्स्ट टाइम होती है, तो चलिए वो भी मान लेते हैं कि साहब एक ही बार होता है। तो भी बंद तो मुट्ठी आता है ना। और उसके बाद दुनिया भर के जो लोग तमाम ज्योतिषी बताते हैं कि उसके हाथ में ये रेखा है, वो रेखा है, तो खाली हाथ कहाँ है? वो तो सब कुछ लेके आया। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो तो पूरा हाथ भरा बंद आया है और उसके बाद फिर वो अपने काम करता है, दुनिया भर में के काम कर्म करता है। जैसे आपने कहा कि दुनिया भर का वो दौलत भी इकट्ठी करता है, ये भी करता है, सब कुछ करता है। तो दौलत के बारे में माना जा सकता है ये कि दौलत जो है वो एक खास मतलब जब रिटायरमेंट आता है आदमी का, वो इसीलिए होता है कि अब आप उसे एंजॉय कर सकें थोड़ा सा। तो वो वहाँ पे वो तो मान सकते हैं कि वहाँ पे अगर आप नहीं एंजॉय करते हैं और काम करते रहते हैं तो जाहिर है कि आप उसे नहीं एंजॉय कर पाएंगे और आप ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। तो ये तो सिर्फ दौलत के बारे में हुआ। हाँ। इसमें मुझे एक बात पर थोड़ा सा, अगर आप अपने काम को ही एंजॉय करते हैं तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एंजॉय वास्तव में कर रहे हैं, एंजॉय करने की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एंजॉय वास्तव में कर रहे हैं। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोग होता है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो आप एंजॉय कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है ना, ऊर्जा के रूप में है या वो धन के रूप में है। अगर धन के रूप में हो तो हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो वहाँ पे, क्योंकि धन तो वो आप उसको इकट्ठा करके आप क्या चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, वो किसी दूसरे के काम नहीं आ रहा। मनी इज नॉट इन ट्रांजेक्शन, इज एज बैड एज सॉइल इन मिट्टी, है ना। अगर ट्रांजेक्शन में नहीं है तो एंजॉय तो आप वहाँ नहीं कर रहे, वहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ऊर्जा के रूप में आप कर रहे हैं, आपने जैसे कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उनके बारे में बात नहीं कही जा सकती कि वो मनी इकट्ठी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिएट ऐसा कर रहे हैं कि मनी ट्रांजेक्शन में रहती है और तमाम लोगों की जीविका चलती है उससे। नहीं, जैसे ये बात हुई। ये बताइए, जैसे कि डॉक्टर लोग हैं, हाँ, डॉक्टर लोग हैं और काम करते रहते हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, तो आपका मतलब ठीक है। लेकिन अगर पैसा जमा करने के लिए करें तो गलत है। नहीं, पैसा जमा भी अगर करते हैं और वो पैसा जो है वो चैरिटी नहीं, चैरिटी भी नहीं चाहिए। मैं भीख मांगने के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, भीख देने के ऊपर। लेकिन वो ये है कि चैरिटी के बजाय अगर वो जैसे कोई अस्पताल खोलते हैं जिसमें हजारों लोगों का इलाज होता है, तमाम लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो दैट्स कॉल्ड मनी इन ट्रांजिशन, कि वो हर समय वो मनी जो है चलायमान है
और दुनिया भर के अच्छे काम हो रहे हैं उससे, तब फिर बहुत बढ़िया है, करते रहिए काम कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये जो चैरिटी की बात मैं कर रहा था, चैरिटी भिक्षा नहीं है। हाँ, चैरिटी का मतलब ये है आप अस्पताल को डोनेट कर दीजिए, आप अस्पताल में जाकर किसी गरीब की हेल्प कर दीजिए जिसके पास पैसे नहीं है ऑपरेशन। डोनेट करने के बजाय ये है कि वो आप उसको खुद वो कीजिए। हमारे डोनेट में अक्सर गड़बड़ हो जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी जो है वो बेईमानी करने से बाज नहीं आता तो इसलिए डोनेट करने के बजाय आप खुद उसको में इन्वॉल्व रहें ज़्यादा अच्छा है। नहीं, खुद रहे वो तो ठीक है डायरेक्टली, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और उन्हें जरूर देना चाहिए। जरूर। जैसे कि यहाँ पर भी है, जैसे कि यहाँ पर हेल्प के लिए आपकी मिशन ऑस्ट्रेलिया है और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अच्छा काम करती हैं। लोग सड़क पर रहते हैं, उनकी हेल्प करती हैं जिनके पास पैसे नहीं है खर्चा करने के लिए। हालांकि बड़ा अजीब सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया से कंट्री में लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना खाना पीना कर सकें। ये तो बात समझ में आती नहीं है। हाँ, नहीं, एक्चुअली सही बात है, वो सारी बात सही है। तो ये तो हुआ, देखिए जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका वाला डायरेक्शन जो आप बता रहे हैं कि साहब वो अच्छे काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, सभी कुछ करते हैं। ये तो वन पार्ट हुआ, एक तो हुआ ये। दूसरी तो ये इसका मतलब कि और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज वो कमा रहे हैं वो है यश। ठीक है। हाँ, वो जो यश कमाते हैं, वो जो ये कहते हैं लोग कि खाली हाथ जाता है, कहाँ जाता है वो तो इतना यश कमा के गया है कि उसको याद रखते हैं लोग हैं। तमाम लोग ऐसे हैं, जैसे कि एक आंखों के कोई डॉक्टर यहाँ बड़े फेमस हैं, उनको आज तक लोग याद रखते हैं, उनके नाम से दसियों वो हैं। तो कहाँ खाली हाथ गया वो? तो खाली हाथ तो नहीं जाता। या जितने इतने सारे लेखक हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, बड़े बड़े लेखक हैं, उनको कहाँ कौन भूल गया? कहीं तो कोई नहीं भूल गया, सबको तो याद है ना। तो ये जाने का भी, इसके बाद मैं इस पे मैंने कुछ 2-4 लाइनें भी लिखी हैं, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल केवल जो फर्क ये है कि कहाँ पे एक्चुअली क्या चीज नहीं रहती, वो वास्तव में वो मैंने इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अच्छा, तो इसकी लाइन है कि ईंट गारे से बने जिस्म से मोहब्बत कैसी, मिल्कियत किसकी रही ये तो बस बसेरा है। बहुत सामान संभाला है उम्र के बरसों में, कहीं नजर नहीं आता जो दरअसल तेरा है। ये बात सही है कि आपका कुछ नहीं है, ये तो पक्का है। क्या हुआ तूने जो घरौंदा बनाया शिद्दत से, फकत जो नाम बनाया बस वही तेरा है। मुसाफिर खाना समझ मुस्कुरा के रुखसत हो, वो रात तेरी थी ये किसी और का सवेरा है। वाह 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 जी, शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की। तो ये है, बड़ा अच्छा लिखा है आपने, मजा आ गया। अच्छा, ऐसा है कि इसका मतलब ये है कि जैसे शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र ने बड़ा यश कमाया है साहब। बिल्कुल कमाया। इनको तो इतनी सारी फिल्म बनाई है, अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी की है और हम लोगों को एंटरटेन किया है इतनी देर के लिए। तो हम थोड़ी सी इनके बारे में बात करेंगे, फिर शर्मिला जी का ही एक और की फिल्म का एक और गीत सुन लेंगे। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई के दौरान शर्मिला टैगोर की उपस्थिति बहुत कम ही रहती थी। सारे एक्टर्स का यही हाल है पढ़ाई में मन नहीं लगता था। क्योंकि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उनकी छोटी बहन ओइड्रिला परिवार में पहली बार किसी फिल्म में अभिनय करने वाली थी और उन्होंने जो एकमात्र भूमिका निभाई वह तपन सिन्हा की फिल्म काबुलीवाला 1957 में मिनी की थी। शर्मिला टैगोर के करियर की शुरुआत और विस्तार तब हुआ जब उन्होंने हिंदी फिल्म में कदम रखा। शक्ति सामंत के रोमांटिक ड्रामा फिल्म कश्मीर की कली 1964 से उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। वह है 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के लिए बिकनी में दिखाई देने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी, जिसके बाद शर्मिला को हिंदी फिल्म में एक सेक्स सिंबल के रूप में स्थापित किया गया था। और इसके अलावा मंसूर खान से शादी करने से पहले शर्मा जी ने इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम बदलकर बेगम आयशा सुल्ताना रख लिया। हालांकि उन्होंने अपने इस नाम को कभी भी यूज़ नहीं किया। उनके 3 बच्चे हुए। उनके पति मंसूर अली खान पटौदी नवाब और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। शर्मिला टैगोर के पति पटौदी की मृत्यु 2011 में हुई
और 2012 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को पत्र लिखकर भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी सीरीज को पटौदी ट्रॉफी के रूप में मान्यता देने के लिए कहा। वर्ष 2005 में उन्होंने यूनिसेफ इंडिया के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया था। अक्टूबर 2004 और मार्च 2011 के बीच भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में काम किया। राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें अमर प्रेम, दाग, आराधना सुपरहिट फिल्में हैं। तो संजय जी, इसी के साथ हम शर्मिला जी का बहुत सुंदर सा गीत सुनाएंगे। शर्मिला जी ने काम किया है, एक फिल्म आई थी चुपके चुपके, शायद आपने है कमाल की पिक्चर थी, बहुत सुंदर पिक्चर, बहुत बढ़िया पिक्चर। उसी फिल्म का उसमें दोनों थे। उसी फिल्म का एक हम गीत सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले स्पॉन्सर का एक संदेश। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। थोड़ी देर में सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक वार्ता सुना देते हैं। आपको के नायर के बारे में पता है संजय जी? के नायर वो जो एक्टर थे क्या ना? नहीं, अच्छा कोई और है, सॉरी। के नायर जी बड़े अच्छे आदमी। अच्छा, के रैना थे, वो एक्टर थे। हाँ। अच्छा, उनके बारे में एक बात सुनिए। ये राम मंदिर से जुड़ी हुई है, तो हम ये सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आइए उस नायक के नायर को याद करें जो हमें अयोध्या में श्री राम की भूमि दिलाने के लिए जिम्मेदार है। कांडागलम करुणाकरण नायर, जिन्हें के नायर के नाम से जाना जाता है, का जन्म 7 सितंबर 1907 को केरल के अल्लापुझा के गुटनकाडू नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। भारत की आज़ादी से पहले वह इंग्लैंड गए और 21 साल की उम्र में बैरिस्टर बन गए और घर लौटने से पहले ICS परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने कुछ समय तक केरल में काम किया और अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाने जाते थे और लोगों के सेवक के रूप में ख्याति अर्जित की। 1945 में वह एक सिविल सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और 1 जून 1949 को फैजाबाद के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। बालक राम विग्रह को अचानक अयोध्या में रखे जाने की शिकायत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने के नायर से कहा जाकर पूछताछ करने का अनुरोध किया। नायर ने अपना अधीनस्थ श्री गुरुदत्त सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। सिंह ने वहां जाकर के नायर को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। उनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू अयोध्या को भगवान रामलला के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमान वहां मस्जिद
होने का दावा कर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में दोहराया गया है कि ये एक हिंदू मंदिर था। उन्होंने सुझाव दिया कि वहाँ एक बड़ा मंदिर बनाया जाना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को इसके लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए और मुसलमानों के उस क्षेत्र में जाने का प्रतिबंध लगाना चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर नायर ने मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि आज तक ना तो सरकार और ना ही कोर्ट इस प्रतिबंध को हटा पाई है। ये सुनकर नेहरू घबरा गए और क्रोधित हो गए। वह चाहते थे कि राज्य सरकार इलाके से हिंदुओं को तत्काल बाहर निकालने और शिशु रामलला को हटाने का आदेश दें। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने नायर को तुरंत हिंदुओं को बाहर निकालने और शिशु रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, लेकिन नायर ने आदेश लागू करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर उन्होंने एक और आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रतिदिन शिशु राम की पूजा की जानी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार को पूजा का खर्च और पूजा करने वाले पुजारी का वेतन वहन करना चाहिए। इस आदेश से घबराकर नेहरू ने तुरंत नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया। बर्खास्त किए जाने पर नायर इलाहाबाद अदालत में गए और स्वयं नेहरू के विरुद्ध सफलतापूर्वक बहस की। कोर्ट ने आदेश दिया कि नायर को बहाल किया जाए और उसी स्थान पर काम करने दिया जाए। कोर्ट का आदेश नेहरू के चेहरे पर कालिख पोतने जैसा था। यह आदेश सुनकर अयोध्या वासियों ने नायर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया, लेकिन नायर ने बताया कि एक सरकारी नौकरी होने के नाते वह चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। अयोध्या वासी चाहते थे कि नायर की पत्नी चुनाव लड़े। जनता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्रीमती शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी। उस समय पूरे देश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। अकेले अयोध्या में नायर की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार कई हजार के अंतर से हार गए। श्रीमती शकुंतला नायर 1952 में जनसंघ में शामिल हुई और संगठन का विकास करना शुरू किया। इससे हैरान नेहरू और कांग्रेस ने नायर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 1962 में जब संसद के चुनाव की घोषणा हुई तो लोग नायर और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने में सफल रहे। वे चाहते थे कि वे नेहरू के सामने अयोध्या के बारे में बोलें। जनता ने नायर दंपति को बहराइच और कैसरगंज दोनों सीटों पर जीत दिलाने में मदद की। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। बाद में इंदिरा शासन ने देश में आपातकालीन लागू कर दिया और दंपति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से अयोध्या में भारी हंगामा हुआ और डरी हुई सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। दंपति अयोध्या लौट आए और अपना सार्वजनिक कार्य जारी रखा। एक दो बार को छोड़कर भाजपा हमेशा अयोध्या से विधानसभा और संसदीय चुनाव जीतती रही है। आज़ादी के बाद नायर अयोध्या मामले से निपटने वाले पहले व्यक्ति थे। ये पूरी तरह से उनके द्वारा नियंत्रित किया गया था और अब भी हिंदू विरोधी तत्व एक अधिकारी के तौर पर उनके द्वारा जारी आदेशों को बदल नहीं पाए हैं। नायर द्वारा जारी आदेश के आधार पर पूजा और रामलला के दर्शन अब भी जारी हैं। 1976 में श्री नायर अपने गृह नगर लौटना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया। हालांकि नायर ने लोगों से ये कहते हुए अलविदा कहा कि वह अपने अंतिम दिनों में अपने गृह नगर में रहना चाहते थे। नायर ने 7 सितंबर 1977 को अपने गृह नगर में श्री रामचंद्र मूर्ति के कमल चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद अयोध्या के निवासियों ने आंसू बहाए। तो संजय जी के नायर जी ने बड़ा ग्रेट आदमी थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। उन्होंने ही इस चीज़ की नींव रखी थी कि रामलला की वहाँ पर रेगुलर पूजा की जाए। तो आपको कैसी लगी वार्ता? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी।
और ये के नायर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ मैं के रहना समझा था, सॉरी। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं हमारी हिस्ट्री में, इतने अच्छे अच्छे ऐसे ही एक वकील भी रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, जिनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। हाँ वो तो है। एक कोई वकील भी थे राम जन्मभूमि में जब ताला पड़ गया था, तो वो ताला खुलवाने वाला वकील, उसको भी लोग नहीं जानते हैं। मैं भी भूल रहा हूँ इस समय, लेकिन बेचारे ने बड़ी मेहनत की थी, अकेले अपने दम पे जाके कोर्ट में उसने PIL लगाई थी शायद, और उसके बाद उसके बेस पे उसने ताला खुलवाया था कि भाई ये ताला तो बंद खोलो, कम से कम आरती तो होने दो, यहाँ पे है मूर्ति तो आई है। आप बाद में डिसाइड करना जो कि ना, जहाँ एक स्थापित मूर्ति है वहाँ आरती तो आप नहीं रोक सकते। अच्छा, ये है कि बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, और आपने उसका वीडियो देखा है? हाँ जी देखा। बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है। चलिए, अब भारत जाना होगा तो वहाँ रामलला के दर्शन जरूर किए जाएंगे। जरूर। तो चलिए, अब हम उस गीत की तरफ चलते हैं, चुपके चुपके वाले गीत की तरफ। आशा है कि राम जी के नाम के साथ वो गीत आरंभ हो जाएगा। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। दोस्तों, ये तो काम नहीं कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि अब आ जाते हैं अपने धर्मेंद्र जी पर। जरूर। धर्मेंद्र जी के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। 2011 में कलर्स चैनल पर प्रसारित इंडिया गॉट टैलेंट में जज की भूमिका के तौर पर वो रहे। ये हम उनके करियर के बारे में बात कर रहे हैं। 2004 में जब वह राजस्थान से बीकानेर विधानसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। राजनीति में उनका थोड़ा सा दखल था, लेकिन सिख धर्म हेमा मालिनी से शादी के बाद इस्लाम में परिवर्तन किया। लेकिन वो परिवर्तन इसलिए किया कि उनकी शादी एक हो चुकी थी, दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए वो इस्लाम धर्म में उन्होंने कर दिया। और उनकी शौक जो लिखे मेरे पास हैं, साइकिल चलाना, यात्रा करना, फिल्में देखना। और उनका पुरस्कार और सम्मान 1991 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घायल निर्माता के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड और उत्तम मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें दिया गया। तो ये है साहब उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड। इसके साथ ही हम आपको उनकी फिल्म का एक बहुत पॉपुलर गीत मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो कि फिल्म यकीन से है। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया
अभी जला के रखा रातों को चौबारे में, रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना, ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, है जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरदी है, मैं जट यमला पगला दीवाना। गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, गा के जियो तो गीत है ये जिंदगी, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। तो गा कर ही जीना चाहिए। मतलब ये है कि जितना आप इस जिंदगी को जो आपको मिली है 70-80 साल और जो भी है, उससे अगर खुशी खुशी जिए जाए तो अच्छी बात है। तो ये है कि संजय जी, हम धर्मेंद्र की बात कर रहे थे। हाँ, धर्मेंद्र के बारे में, उनका जन्म 1935 में हुआ था ब्रिटिश काल में, एक छोटे से लुधियाना के जिले, जहां उनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। धर्मेंद्र बचपन से ही स्कूल जाने के अनिच्छुक थे और प्राय अपनी माँ से आग्रह करते थे कि वह उन्हें स्कूल ना भेजें। अध्ययन में रुचि की कमी के कारण धर्मेंद्र केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। अच्छा। अभिनय के शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र का फिल्मों के प्रति काफी लगाव हो गया था, जिसे वे अपनी माँ के साथ अभिनय के रूप में साझा करते थे। एक दिन अपनी माँ के सुझाव पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भेज दिया था और उनका सिलेक्शन हो गया। धर्मेंद्र ने फिल्मफेयर मैगजीन न्यू टैलेंट हंट पुरस्कार जीता और काम की तलाश में पहली बार मुंबई आए। वर्ष 1954 में महज 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। अपनी पहली एक्शन फिल्म फूल और पत्थर 1966 में एकमात्र नायक के रूप में दिखाई दिए, जो वर्ष 1966 में सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म बनी, जिसके लिए धर्मेंद्र का नाम सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया। 1960 के दशक में मीना कुमारी के साथ उनका संबंध अक्सर सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मीना कुमारी ने धर्मेंद्र की बॉलीवुड में ए लिस्टर्स में शामिल होने के लिए मदद की थी। 1975 में धर्मेंद्र को बॉलीवुड में बेहतरीन रोमांटिक, हास्य और एक्शन किरदार निभाने के लिए बहुमुखी नायक के रूप में जाना जाता है। बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। वर्तमान में हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पत्नी है, जैसा आप सब जानते हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी और जानकारी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी में प्यार हो गया। फिल्म
शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत लोकप्रिय रही, जैसा आपको पता है, जिसके चलते दोनों में गहरी दोस्ती हुई। फिल्म जगत में दोनों ने कई फिल्में एक साथ काम किया। बॉलीवुड में दोनों की दोस्ती एक मिसाल कायम करती है। 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा के गाने में जट यमला पागल दीवाना के फिल्मांकन के दौरान जब कोरियोग्राफर उन्हें नृत्य के लिए समझाते थक गए तो धर्मेंद्र ने अपने वास्तविक स्टाइल में नृत्य किया। तो उसी के साथ हम एक और गीत सुनाते हैं, धर्मेंद्र की फिल्म का है। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों, अरे मगन भाई, छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा, ओ जोंडीबा, आई का, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से, दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने, ये प्यार का कमाल है शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की, अरे इसने की, इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। ओ पांडुबा, पोरगी फसली रे फसली। अरे पागल हो गए क्या, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अगर ये दबड़ी ये लादू नको, 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 ये दबड़ी ये लादू नको। NEMBC मीडिया
द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं आशिमा कुमार हूँ। गर्मियों में जंगलों में आग लगने का खतरा व्यापक रूप से बढ़ गया है। रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से में जंगलों में आग लगने के खतरे को देखते हुए उच्च अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि रिकॉर्ड तो शुष्क स्थिति और औसत से अधिक तापमान जारी रहने का पूर्व अनुमान है। ऑस्ट्रेलियन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज काउंसिल सीजनल बुश फायर आउटलुक के रिलीज के साथ क्वींसलैंड, एनएसडब्ल्यू और उत्तरी क्षेत्र के बड़े हिस्सों को गर्मी के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग के सबसे ज्यादा खतरे में माना गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्र तट पर हाल ही में व्यापक बारिश की घटना के बावजूद एल नीनो जलवायु चालक के दिसंबर या जनवरी में चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। पिछले वर्षों में भारी वर्षा से वनस्पति की वृद्धि हुई है, जिससे देश के ग्रामीण और दूर दराज के हिस्सों में ईंधन भार बढ़ने में मदद मिली है। आपातकालीन प्रबंधक मंत्री मूरे वॉट ने कहा है कि सभी ऑस्ट्रेलिया लोगों को तैयार रहने की जरूरत है और उन्होंने परिवारों से स्थानीय जोखिम के बारे में जागरूक रहने के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में जंगल की आग की योजना बनाने का आग्रह किया है। पोस्टिस पर कुत्तों के हमलों में वृद्धि के बाद चेतावनी आई है। ऑस्ट्रेलिया डाक कर्मचारियों को कुत्ते के हमले में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। छुट्टियों के मौसम के दौरान साप्ताहिक रूप से 50 से अधिक घटनाएं दर्ज की जाती हैं। एनएसडब्ल्यू में टैमवर्थ, नेपियन, अलेक्जेंड्रा जैसे क्षेत्रों के साथ साथ क्वींसलैंड में स्टेटफोर्ड और डारा और डब्ल्यू के रॉकिंगहोम में कुत्ते से संबंधित सबसे अधिक घटनाएं देखी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ने डाक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पालतू जानवरों के मालिकों से अपने कुत्तों को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। छुट्टियों का मौसम डिलीवरी के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के में सुरक्षा और भलाई के महाप्रबंधक रीड मॉल ने कुत्तों को सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि आमतौर पर पैकेट डिलीवरी के दौरान सामने के दरवाजे पर हमले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ने हमलों के जवाब में निवारक उपाय पेश किए हैं, जिसमें खतरनाक कुत्तों के स्थान के बारे में कर्मचारियों को सचेत करने के लिए एक डिजिटल खतरा ट्रैकर विकसित किया गया है। दान की मांग बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। फूड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले वर्ष लाखों ऑस्ट्रेलिया लोगों ने खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया है। खाद्य असुरक्षा उस भोजन को उपलब्ध कराने में असमर्थता के कारण एक व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से खाए जाने भोजन की गुणवत्ता या विविधता की कमी के रूप में प्रभावित किया गया है। 2023 में 3.7 मिलियन लोग भोजन की कमी से प्रभावित हुए और यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से कल्याण भुगतान और विकलांगता सहायता पेंशन वाले लोगों को प्रभावित करती है। विकलांग लोगों को खाद्य असुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त श्वास लगाते उठानी पड़ती हैं और अक्सर उन्हें भोजन और दवा के बीच चयन करना पड़ता है। धर्मार्थ संस्थाएं भी भोजन की बढ़ती मांग की रिपोर्ट कर रही हैं और बड़ी संख्या में लोग मदद मांग रहे हैं। मैं आशिमा हूँ। कृपया अगली बार अधिक खबरों के लिए हमसे जुड़ी सुरक्षित रहें। यह समाचार आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है।
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। तो ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो संजय जी, तो हम थोड़ी सी बात आपसे आगे बढ़ाते हैं। ये जो ई बुक्स की आ गई हैं मार्केट में, इसकी वजह से शायद जो लेखक हैं उनको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी सस्ते में ई बुक मिल जाती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये देखिए, शुरू में ये बात सही है कि शुरुआत जब हुई थी, कोई भी चीज़ जब नई आती है तो अपना इम्पैक्ट रखती है उस वक्त। तो शुरू में असर पड़ा था, बात सही है। लेकिन हुआ क्या कि आपको याद होगा, पहले गली गली मोहल्ले मोहल्ले छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती थी, जहाँ आप कोई भी किताब 10 पैसे में या 1 रुपए में बाद में, मतलब धीरे धीरे जितना भी दाम उस समय रहा हो, पढ़ लेते थे और पढ़ के वापस कर देते थे। लोगों को किताब खरीदनी नहीं पड़ती थी। तो ये उसी तरह है कि वो आपने एक तरह से किराए दे के किताब पढ़ ली और बस बात खत्म हो गई वहीं पे। तो ये तो पहले भी था, अभी भी है। उसमें हुआ क्या, शुरू में असर इसलिए हुआ क्योंकि वो लाइब्रेरीज खत्म हो चुकी थी और उसके बाद एकदम से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था पेपर बैग का ज़माना। अच्छा। और उसके बाद जो है, जब एकदम से ये ई बुक आया तो वो थोड़ा सा झटका लगना स्वाभाविक था। लेकिन 2019 में ये इंटरनेशनल ग्रोथ की, इंटरनेशनल मैगजीन नाम में भी भूल रहा हूँ, उसमें आया था कि 3.5%, करीब 3.5% के करीब ग्रोथ 2019 से ही शुरू हो गई थी। तो ये वो झटका हम झेल चुके, वो खत्म हो गया। अब वो बकवास हो गई है, वो कुछ नहीं मतलब उसका। तो ये वैसे ही है कि जैसे पहले लोग बेचारे जिनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो लाइब्रेरी से पढ़ लेते थे, है ना। वो अब जो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि वो पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के बाद जिन्हें शौक था पहले कि हम साहब किताब जो है वो रखना चाहते हैं, है ना, अपने उसमें घर पे कलेक्शन में, हैं, वो उसके बाद पढ़ने के बावजूद खरीदते हैं बाद में, है ना। और उसमें होता क्या है कि तो और एक चीज और, उतनी आबादी भी तो बढ़ी है। अच्छा, आबादी बढ़ी है, लेकिन मुझे एक बात ध्यान आती है कि आपने 2019 का नाम लिया, इसका कोविड से कोई रिलेशनशिप तो नहीं है? अगर है तो भी तो मेरी बात सही साबित होती है कि अगर कोविड से रिलेशन है भी, तो भी ग्रोथ अगर आ रही है तो इसका मतलब कोविड से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ग्रोथ फिर भी होती रही। नहीं, कोविड से मेरा मतलब ये अच्छा, इसलिए कि क्योंकि लोग बीमार हैं तो क्या करेंगे, किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे आपने किया था। जैसे मैंने किया था, मैंने आपका एक उपन्यास पूरा, मुझे कोविड हो गया था तो 5-6 दिन एक कमरे में, अंधेरों का संतराश, अंधेरों का संतराश ने आपके अंधेरे दूर किए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मजा आया था एक्चुअली। नहीं, ये बात ये बड़ी आसानी से हमारा खाना आ जाता था कमरे में, और कमरे में हम आपकी किताब के साथ समय। देखिए, तो उसमें आप थोड़ा सा लकी थे कि आपको उस वक्त मिल गई, क्योंकि उस समय मैंने जब डिस्ट्रीब्यूटर से बात की थी तो मैं कुछ पीरियड ऐसा भी रहा है जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किताब भी सप्लाई नहीं की है उस जमाने में। अच्छा, तो आप उस पीरियड में थे जब किताब आपकी पहुंच चुकी थी, तो थोड़ा सा वो भी रहा। तो दोनों तरह का है, ये तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग एक सुंदर सा गीत और सुन लेते हैं, फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और हमारे दूसरे मेहमान आने वाले होंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो एक सुंदर सा लता मंगेशकर का गीत सुनते हैं।
लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे दूसरे मेहमान आ गए हैं। उनका संबंध ईशा फाउंडेशन से है। आपको शायद पता होगा कि सतगुरु जी सिडनी में आ रहे हैं। उनका बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 20 जनवरी को। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा और जो वो
उनकी जो फीस है, उस कार्यक्रम की फ़ीस जो बड़ा भव्य कार्यक्रम है, उसकी फ़ीस के लिए अगर आप अर्ली बर्ड फ़ीस देना चाहते हैं, कम फ़ीस देना चाहते हैं, तो 5 दिसंबर तक का समय है। तो हम अपने अगले मेहमान रामकी जी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। रामकी जी अय्यर। तो रामकी जी, आपका दर्पण हिंदी रेडियो में स्वागत है। आपको दर्पण के श्रोताओं की ओर से नमस्कार। मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। तो रामकी जी, आप ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर हैं। तो आप हमें अपने बारे में पहले बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं और आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया कब आए? जी, तो मैं भारत में हैदराबाद से हूँ और मैं वहीं पैदा हुआ था और मेरी परवरिश भी वहीं हुई है। पढ़ाई के बाद मैं सिडनी में आया 2009 में और मैं तब से यहाँ हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा है साहब, आप आ गए तो आपसे बातचीत हो रही है, आपसे मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी बात है। और भाग्य की बात यह है कि ईशा फाउंडेशन के संबंध में बात हो रही है। तो हमें ये बताइए कि ये आपका ईशा फाउंडेशन से कैसे संपर्क हुआ? जी, तो ईशा फाउंडेशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन सिडनी में शायद 2012 में एक प्रोग्राम हुआ था सिडनी में 2012 में, और मैं यूं ही यूट्यूब में तब यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैंने थोड़े वेबसाइट्स में देखे थे कि सद्गुरु नाम के कोई गुरु हैं, और उन्होंने जो कहा और बताया था, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और आई वॉज वेरी क्यूरियस। सो 2012 में जब वो प्रोग्राम यहाँ हुआ तो आई एनरोल्ड and I think it was the second program of Isha Foundation in the whole of Australia. तो मैंने वो एक 7 days का प्रोग्राम था तब, तो 3 घंटे हर दिन का और संडे के दिन फुल डे। तो वो प्रोग्राम मैंने 2012 में किया, और वो प्रोग्राम करने के बाद मुझे अपने ही ज़िंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया मिला। और मैंने जैसे वो प्रैक्टिस सीखा जिसका नाम शांभवी महामुद्रा क्रिया है, वो सीखने के बाद वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहा, और वो करने से मैं समझता हूँ कि मुझ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं फॉर द गुड। तो इस तरह से मैंने उसके बाद ईशा के साथ कई सारे प्रोग्राम्स किए और मैं उनका वॉलंटियर भी बना रहा। अच्छा, ये बताइए, शांभवी महामुद्रा से आपको बहुत सारे फ़ायदे हुए, ज़रा फ़ायदे के नाम गिनाइए। तो पहले थोड़े साल तक मैं फ़ायदे गिनता था, उसके बाद तो अभी तो फ़ायदे या नुकसान का कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरे नज़रिए में। पर पहले फ्यू इयर्स में आई वाज स्ट्रगलिंग विद अ बिट ऑफ बैक पेन राइट इन 2012 बिकॉज आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ डेस्क जॉब, और मैंने काफ़ी सारे बैक के फिजियो एक्सरसाइजेस वो सब ट्राई किए थे। पर शांभवी करने के बाद जो सिंपल प्रैक्टिस है उसमें थोड़े स्ट्रेचेस हैं, वो करने के बाद मैंने नोटिस किया कि आई मीन एटलीस्ट आज तक मुझे फिर से वो बैक पेन आया नहीं है। तो ये एक फिज़िकल चीज़ मैंने नोटिस किया, और दूसरी तरफ ये भी मैंने नोटिस किया कि मैं पहले बहुत रिएक्टिव होता था। जब कोई कुछ बोलता है तो मेरा रिएक्शन झट से आता था। अच्छा। ग्रेजुअली आई हैव सीन कि आई एम एबल टू डिस्टेंस माई सेल्फ। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स आई हैव ऑब्जर्व्ड। बहुत अच्छा। हमने सुना है कि शांभवी महामुद्रा का साइंटिफिक एनालिसिस भी किया गया है सेंसर्स लगाकर ब्रेन में, और इसके साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि ये बहुत बहुत लाभदायक क्रिया है। तो इसके लिए बहुत अच्छा। ये सुनते ये भी हैं कि आपको समय ज़्यादा मिलता है, नींद आप 4-5 घंटे की नींद काफ़ी होती है आपके लिए पूरे दिन एनर्जी बनी रहने के लिए। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, तो इसके बारे में भी आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप शांभवी का प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे, आपके खाने का नियम भी एक तरह से बना रहता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ईटिंग लिमिटेड हेल्दी फूड becomes a consequence। जब आप शांभवी करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ होता है कि कौन सा फूड आपके बॉडी के लिए ठीक है, कौन सा फूड आपके बॉडी के लिए अननेसेसरी है। तो सर्टन अनरिक्वायर्ड फूड रिक्वायरमेंट्स नेचुरली ड्रॉप ऑफ।
उसके वजह से योर ईटिंग ऑल्सो बिकम्स हेल्दी एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट जब आप हेल्दी फूड खाते हो तो आपके नींद की ज़रूरत भी कम होती है, क्योंकि मोर ऑफ आवर स्लीप इज़ एक्चुअली required for digesting our own food that we consume. So we spend more energy in digesting the food than in getting the energy from the food. तो शांभवी के प्रैक्टिस से आप ये भी नोटिस करेंगे। और जैसे आपने बोला है, हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च किया है शांभवी पर, और इज़राइल में भी यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च किया है, और उनके फाइंडिंग्स हमारे वेबसाइट पे भी हैं कि किस तरह से शांभवी के रेगुलर प्रैक्टिस से उन्होंने नोटिस किया है कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, और हमारे बॉडी में एक नेचुरल रेस्टफुलनेस आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। हम तो अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि भाई अगर आपको अपना जीवन सुधारना है और अच्छा करना है, एनहांस करना है, अगर सुधरा हुआ भी है तो और अच्छा करना है, तो आप शांभवी महामुद्रा को करिए और उसका लाभ उठाइए, क्योंकि सदगुरु जी बार बार नहीं आते हैं सिडनी, सालों में एक बार आते हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उनसे मिलें और कार्यक्रम में भाग लें और उसका लाभ लें। अब इसी के साथ हम थोड़ी सी अपनी बातचीत आगे जारी रहेंगे, लेकिन हम आपको एक सुंदर सा गीत सुना देते हैं उससे पहले। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदनी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं
मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। दोस्तों, हमारी बातचीत रामकी जी से आगे जारी है। रामकी जी, आप ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि जो लोग सद्गुरु जी का कार्यक्रम में जाना चाहते हैं उनमें क्या करना चाहिए? जी, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था और आपने भी बताया था, सद्गुरु 5 साल के बाद आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले वो 2019 में मेलबर्न आए थे, जब उन्होंने इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम खुद कंडक्ट किया था। इस बार जब वो सिडनी आ रहे हैं, वो एक एडवांस्ड एक्सपीरियंशियल मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा। ये बहुत रेयर इवेंट है क्योंकि सद्गुरु खुद ये इवेंट्स करते नहीं हैं, पर उन्होंने इस बार ये करने का सोचा और उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं सिडनी में करूँगा। तो इसके पीछे कारण जो भी हो, हम सब बहुत खुश हैं कि वो यहाँ आके एक एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम करेंगे। अभी ये प्रोग्राम चलेगी डार्लिंग हार्बर ICC में, और अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो उनका उम्र होना चाहिए 15 साल और उन्होंने इनर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया होना चाहिए इससे पहले कि वो सद्गुरु के प्रोग्राम में आए। और इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अभी कम्प्लीटली ऑनलाइन अवेलेबल है, तो किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो ये प्रोग्राम को एनरोल करते हैं तो उनको इनर इंजीनियरिंग का एक्सेस भी मिल जाता है। वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो 7 स्टेप्स हैं उस प्रोग्राम में। पहले के 6 स्टेप 1 घंटे या 1.5 घंटे में लोग ख़त्म कर सकते हैं, और 7वां जो स्टेप है वो एक फुल डे संडे होता है, जहां एक लाइव सेशन में एक टीचर शांभवी सिखाते हैं। तो बहुत आसानी से कोई ये इनर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकता है और उसके बाद सद्गुरु के समक्ष में जनवरी 20 के दिन आ सकते हैं। ऐसा है रामकी जी, मैंने भी अपने को एनरोल किया हुआ है। अरे वाह। और मैंने ये इसके जो 7 स्टेप्स हैं 20 जनवरी के कार्यक्रम के लिए वो मैंने करना शुरू कर दिए हैं। 2 स्टेप्स मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। ओके। अभी 4 बाकी हैं और 1 लाइव बाकी है, करना बाकी है। तो मैं बड़ी उत्सुकता से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ और कार्यक्रम को बहुत सिंसियरली करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि ये अच्छा लाभ होगा और बहुत सुखमय होगा। तो रामकी जी, ऐसा है कि आप को इतने सारे लाभ हुए, आपका जीवन थोड़ा सा अच्छी तरह से और बदल गया, तो बहुत अच्छा है। आप ये बताइए कि ईशा फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया के कितने मेंबर्स हैं करीब? तो ईशा फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में शायद हमारे जो मेडिटेटर्स हैं जिन्होंने शांभवी सीखा है वो लगभग 15,000 लोग हैं। अच्छा। और 60,000 से भी ज़्यादा लोगों ने फ्री प्रोग्राम्स हमारे किए हैं। जो उपयोगा ईशा क्रिया हमने सिखाया है वो ऑलमोस्ट 60,000 लोगों ने किया है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। और काफ़ी लोगों ने हठ योगा प्रोग्राम्स भी सीखे हैं। अच्छा, ऐसा है कि हमारी कोशिश होगी कि हमारे अगर रेडियो कार्यक्रम में भी आ सकें तो हमारे मतलब जन्म सफल हो जाएगा। जी जी, है ना जी। तो आप वॉलंटियर हैं, हमारी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। डेफिनेटली। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ आ जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। श्योर। और
इसी के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे राजेश पांडे जी एक चुटकुला सुनाने वाले थे। वो हमारे चुटकुला स्पेशलिस्ट हैं, राजेश पांडे कानपुर वाले। श्योर। उनकी तरफ से मैं एक चुटकुला सुना देता हूँ। डेफिनेटली। और ये ध्यान देने की बात है कि वो अकाउंटेंट हैं। तो क्या हुआ कि इंटरव्यू हो रहा था। संजय जी सुनिए, एक इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू में पहले इंजीनियर का नंबर था। इंजीनियर से पूछा गया कि 2 और 2 कितने होते हैं। अच्छा। उसने सोचा, फिर बताया कि 3.9 to 4.1। तो लोगों ने कहा ठीक है, धन्यवाद आपके आंसर का। फिर एक अकाउंटेंट आ गए। अकाउंटेंट से पूछा कि आप 2 और 2 कितने होते हैं। तो अकाउंटेंट ने इधर उधर झांका, देखा कि कोई और तो नहीं सुन रहा है। फिर बोले कि आप कितना होना चाहते हैं। तुमको कितना चाहिए? कितना चाहिए तुमको, कितना चाहिए? अच्छा, तो इस जोक को मैंने एक जगह सुनाया था। तो सुनने वाले एक अकाउंटेंट भी थे। अरे बाप। उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही बात है, 2 और 2 कितना भी हो सकते हैं। मैंने पूछा वो कैसे? तो बोले कि अब देखिए, आपने जैसे कि 2 और 2, हम तो रुपए के बारे में जानते हैं, पैसे के बारे में जानते हैं। 2 और 2 आपने कैसे खर्चा किए? आप टैक्सी से कहीं गए होंगे, आपने खाना खाया होगा या किसी को खिलाया होगा बिजनेस ट्रिप में। तो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो साहब, इसी के साथ साथ हम एक और सुंदर सा गीत आपको सुना देते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
गोरी नदियों का चलना उछल कर, तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। सुहाना सफ़र को और सुहाना बनाने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि भाई सदगुरु के कार्यक्रम में आइए। तो राम के जी आप ये बताइए कि ये कार्यक्रम में कैसे आया जा सकता है? जी, तो ये कार्यक्रम में एनरोल होना बहुत ईजी है। तो आप गूगल पे जाएं और सदगुरु इन सिडनी अगर आपने ढूंढा तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वो जिन्होंने ऑलरेडी शांभवी कंप्लीट किया है उनके लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको सिर्फ सदगुरु के प्रोग्राम में आना है। और जिन्होंने शांभवी अभी तक किया नहीं है उनके लिए कंबाइंड रजिस्ट्रेशन है, जहां पर वो शांभवी ऑनलाइन कर सकते हैं और सदगुरु के प्रोग्राम को इन पर्सन आ सकते हैं। अच्छा, हमने अभी अर्ली बर्ड प्राइस रखा है जो दिसंबर 5 तक लागू है। हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये रेट अफोर्डेबल हो। तो ऑलमोस्ट $13 पर आवर के रेट से हमने वो फिक्स किया है, क्योंकि हमें ऑनलाइन भी सेशंस चलाने पड़ती हैं और इन पर्सन। तो आप देखोगे कि 35 आवर्स ऑफ दिस कोर्स करंटली कॉस्ट $490 इन अ स्टैंडर्ड सीटिंग। तो वो सभी के लिए अवेलेबल है दिसंबर 5 तक। उसके बाद ये प्राइसेस हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें भी आईसीसी के कॉस्ट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कॉस्ट्स उठाने पड़ेंगे। पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग इसमें एनरोल करें, और सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी है। और अगर कोई फाइनेंशियल हार्डशिप के थ्रू जा रहे हैं तो हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, अगर उनको थोड़ा और सपोर्ट चाहिए। पर हम ये चाहते हैं कि हर कोई ये मौके को गंवाए नहीं और ये प्रोग्राम ज़रूर करें, और सदगुरु के साथ जनवरी 20 वो आईसीसी में उनके साथ रहें। बहुत अच्छी बात है राम की जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी बात की। और मैं अपने श्रोताओं से ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए 35 आवर्स का प्रोग्राम है और वेन्यू बड़ा अच्छा चूज़ किया है। वहाँ पर आप अगर सारे दिन रहेंगे तो आपके खाने पीने का भी इंतज़ाम है। सदगुरु से पर्सनली मिलना भी हो सकता है, और भाग्यवश अगर वो हमारे स्टूडियो में आ गए तो हम आपसे उनकी बात भी कराएंगे। तो राम की जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो तक आए, हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। जी, मेरा नमस्कार, और आपके श्रोताओं को भी ईशा फाउंडेशन और हम सब हमारे वॉलंटियर्स के तरफ से नमस्कार। बहुत अच्छी बात है राम की जी। इसी के साथ हम आपको एक बहुत ही सुंदर सा गीत सुना देते हैं।
प्यारा प्यारा इठलाती हवा नीलम का गगन कलियों पे ये बेहोशी की नमी ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल जीवन में न जाने क्या है कमी प्यारा 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 क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर जा रहा है। हम संजय जी से जल्दी से और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संजय जी, ये मौलिकता की जहाँ तक बात होती है लेखन में, तो कविताओं के बारे में आपका क्या विचार है? ये कविताओं वाला थोड़ा सा टेढ़ी खीर है उसमें। उसमें ये है कि विचार तो आपको हो सकता है लेने पड़े किसी से, कि विचार है कि साहब उसमें तो आप मौलिकता जो गिनती के विचार हैं वही तो रहेंगे ना, है ना। कहानी में तो आप कहानी बना सकते हैं, कहानी सोच सकते हैं, तरह तरह के इवेंट्स दुनिया में होते रहते हैं। लेकिन जैसे कि कविता में आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप सवाल कर सकते हैं कि साहब शहर है, शहर के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे शहर की जगह दूसरा मैं गाँव थोड़ी ले आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात सही है आपकी, लेकिन आप उसके हिसाब से अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि शहर के ऊपर बहुत से राइटर्स ने लिखा है, जैसे कैसर उल जाफरी ने लिखा है, अहमद फराज ने लिखा है, और तमाम लिखा है कि मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग, या फिर उन्होंने लिखा है कि तो हम तेरे शहर में आए हैं, या फिर उन्होंने अहमद फराज जी ने जो लिखा है कि साहब कि तेरे शहर से मतलब जो भी है तमाम लिखे हैं। तो ये सब ने शहर में आने या शहर वाले के बारे में लिखा है या उसे लिखा है। अब मैंने सोचा साहब मैं भी शहर के बारे में अगर लिखूँ तो मैंने सोचा कि साहब जाने के बारे में किसी ने नहीं लिखा,
तो ऐसे मौलिकता ढूंढी जाती है। अच्छा। मैंने जो लिखा है इसके बारे में 2 लाइन अगर आप टाइम दे हो तो सुना सकता हूँ। तो मैंने लिखा है कि अगर मान लीजिए किसी को जाना हो, कोई ऐसी समस्या हो, तो वहां पे क्या करेंगे। तो उसके ऊपर मैंने लिखा धुन भी जो है आपको अलग से धुन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप धुन नहीं चुनेंगे पहले तो पोएट्री में वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन यहाँ वो भी मौलिकता की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि अगर आप धुन नहीं लेते हैं पहले से और ऐसे ही लिख डालते हैं फिर उसको किसी धुन में जोड़ेंगे तो हो सकता है कि लाइन की लंबाई निश्चित हो, लेकिन अगर आप धुन पहले से देख लेंगे तो आपको जाहिर है कुछ नया लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो थोड़ा सा सुना दीजिए कुछ। अच्छा ठीक, जरूर। तू कहे तो चला जाऊं, तू कहे तो चला जाऊं, यहीं से ये क्या शहर है, तू कहे तो चला जाऊं, तेरी महफिलों को लगती मेरी हाज़री भी भारी, मेरी संगतों के लम्हे लगे तुमको उम्र सारी, मेरी आह भी है चुभती, मेरी आह भी है चुभती, तो कहो ये क्या कहर है, तू कहे तो चला जाऊं। बहुत बढ़िया संजय जी। इसी के साथ नयापन इस तरह लाते हैं कि मतलब कि आप कुछ सोचिए, कोई जरूरी नहीं कि जब अगर कि मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग तो उसी पे लिखते रहे, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया संजय जी, आप अपना समय निकालकर हमारे साथ स्टूडियो में समय बिताया, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी नमस्कार। इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा गीत सुना रहा हूँ। आपका और श्रोताओं का बहुत बहुत आभार कि मुझे सुनने के लिए। नहीं, आप आए, आपने शोभा बढ़ाई, बहुत बढ़िया। और हम आपको ये सुंदर सा पुराना एक गीत सुना देते हैं। ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है, इससे जी भरकर जियो और खुश रहो, यही आशा है। हमारा कार्यक्रम दर्पण रेडियो सुनते रहिए और हमारा जाने का समय हो गया। आपने हमारे कार्यक्रम को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने हमें कमेंट किया और अप्रिशिएट किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट से और हम आपके प्रोत्साहन से हमें अच्छा लगता है, हम कार्यक्रम को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो ठीक है साहब, आपका हमें आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह तक आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। और हम आपके लिए एक सुंदर सा गीत छोड़े जाते हैं।
You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया,